Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter of our book, that is chapter number 13, Functioning of Indian Democracy. This is one of the biggest chapter of your book. Okay, it is about 20 and 30 pages. So to complete this one chapter and one video is a very lengthy process, and I think you should also get bored or very tired of seeing this long video. So I have divided this video into two parts. Okay, we have seen the functioning of Indian democracy. It means we are going to see in this chapter the functioning of our Indian government. So I have divided this chapter into two parts. First we will see the functioning of our central government in this part, and in next part you will see the functioning of our state government and state government organs. So let us start this chapter. So what we are going to see in this whole both the videos you can see here, it is a topic of which we are seeing in both the videos combining. So first we will see Indian administrative system. इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, तो इसको हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस तरीके से वर्क करती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है उसकी डिवीजन किस तरीके से की गई है, क्योंकि अभी इंडिया में चलती है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की पावर किसी एक के हाथ में कभी भी नहीं होती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पीपल. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. ओके, ये तीनों मिलकर जो है काम करते हैं हमारे लिए. लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव उस लॉ के जो लॉ को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं. और जुडिशरी जुडिशिएट करता है कि वो लॉ जो बना है वो गलत तो नहीं है और सही तरीके से एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो किया कि नहीं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे दो. ठीक है, हमको चार अभी इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टेट. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, स्टेट में कैसे वर्किंग चलती है. तो अपर हाउस क्या है स्टेट का, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, एंड लोकल गवर्नमेंट्स जो हम लोग देखेंगे, ये जो पंचायत होती है, PRIs होती हैं. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. So India is an important democratic republic in the world. The framers of our Indian Constitution adopted a parliamentary form of government under the democratic setup. तो हमारे फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया. ये हम पढ़ेंगे आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है ये. अंडर दिस सिस्टम, जो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव इज इन द स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपके, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल द लेजिस्लेटिव असेंबली. हम लोग आगे चैप्टर में देखने भी वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं. एग्जीक्यूटिव का मतलब वो हो गया जो लॉ जो बने हैं या लॉ के लिए काम करने वाला है. कोई पॉलिसी अगर लागू बनाई है लेजिस्लेचर के लोगों ने, तो उसको फॉलो करना, उसको निभाना, उसको फुलफिल करना पूरे इंडिया में जो काम है वो किसका, एग्जीक्यूटिव का है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो उसके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं. ये हम देखेंगे चैप्टर में आगे और अच्छे से. द एग्जीक्यूटिव इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे इंडिया में. ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह के ही होते हैं वैसे देखा जाए तो. एक है नॉमिनल एंड अदर वन इज रियल बेस पावर. तो एक दो तरह के हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में और एक रियल एग्जीक्यूटिव है. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव अडॉप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच देयर इज अ मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम. नहीं लिखा है यहाँ पर, बता ही देता हूँ मैं आपको. तो देखिए होता क्या है, कौन सा हमारे इंडिया में नॉमिनल है. देखो इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वी हैव सीन हियर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव दो तरह के हैं हमारे इंडिया में, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक आपने देखा रियल. ठीक है, जैसे कि इनके पास नाम है नॉमिनल और रियल, वैसे इनकी पावर्स भी हैं. ओके, एक नॉमिनल का मतलब होता है कि सिर्फ नाम के लिए, नॉमिनल, नॉम मतलब नाम के लिए सिर्फ ये हेड है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का. ठीक है, सिर्फ नाम ही हेड हमारे इंडियन गवर्नमेंट का है प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल हेड, सिर्फ नाम के लिए हमारे हेड है. जबकि रियल हेड जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन एग्जीक्यूटिव्स का, वो है आपका प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के पास जो है रियल पावर्स होती है, हम देखेंगे आगे चैप्टर में भी. ठीक है, आगे हम इसको और कवर करेंगे, दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे. थोड़ा मैंने स्टार्टिंग इसलिए यही कर दी, थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए. देयर इज़ वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज़ नोन एज फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री पे रूल करने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग. और एक गवर्नमेंट होती है सिर्फ स्टेट, अपने स्टेट के एरिया पे रूल करती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड अ प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटिक डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट एंड पब्लिक गुड.
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इंश्योर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का यानी ये जो वर्किंग है गवर्नमेंट की, उसका एक ही मोटो है, एक ही गोल है कि हम लोग जो है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में बनाए रखें। सो लेट अस स्टार्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किस तरीके से इंडिया का ये गवर्नमेंट का सिस्टम वर्क करता है। तो 3 टायर गवर्नमेंट चलती है इंडिया में। ओके, सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट होती है पूरे इंडिया में रूल करने वाली, वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके ऑल ओवर इंडिया पे उसका जो है इलाका रहता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है हर अपने अपने स्टेट्स की अलग अलग होती हैं। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, तो अलग अलग 28 स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, कितने यूनियन टेरिटरी है इंडिया में ये भी बताता हूँ आपको। देयर आर नाउ 8 यूनियन टेरिटरीज नाउ। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट तो नहीं होती अलग। ठीक है, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी है जिनके में जिनके पास खुद की गवर्नमेंट है। ठीक है, बाकी 5 के पास 5 में जो इलेक्शन नहीं होते हैं गवर्नमेंट के लिए, 3 वो हैं आपकी दिल्ली, सॉरी पी लिख दिया तो पौंडुचेरी, डी दिल्ली, और एक तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनके पास खुद की गवर्नमेंट भी है स्टेट गवर्नमेंट की तरह। ओके, पौंडुचेरी, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी 5 के पास खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक होती है आपकी 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत होती है गाँव में, वो सब कुछ। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंडियन पार्लियामेंट के लोग एंड सुप्रीम कोर्ट उसमें आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं, इंक्लूड्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर, सीएम, कैबिनेट के मिनिस्टर्स स्टेट के, विधानसभा एंड द हाई कोर्ट। लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। ठीक है, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, अच्छे से जो है कंट्री में पूरा रूल कर पाए हम लोग, इसलिए पूरी कंट्री को बहुत सारे जो है स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। तो इस तरीके से देखिए आप कुछ वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके अंडर भी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट के कौन कौन आता है? पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं हम लोग। पार्लियामेंट में वैसे देखा जाए तो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही आ गए, अलग से क्यों लिखा पता नहीं। ओके, एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर काम कौन करने वाला है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी में आ गए सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं लेजिस्लेचर में आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बोलते हैं इसको हिंदी में। एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट के वो होंगे गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और जुडिशरी में स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या इसकी अच्छाई है, मतलब हमने क्यों जो है 2 अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बना रखी हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, दोनों की पावर भी देखिए अलग अलग है। ठीक है, जो 2 लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 2 लिस्ट हैं, और 3 लिस्ट हैं वैसे देखा जाए तो। एक लिस्ट को बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी काम होगा, ठीक है, उन काम पे ऑर्डर देने का या उन काम को करने का अधिकार किसका होगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, और एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो सब काम होते हैं, वो सब सब्जेक्ट होते हैं जिन पे रूल लेने का या उन पे ऑर्डर करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, मतलब इस पर इन स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे अधिकार होगा स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन लिस्ट में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक होती है तीसरी, इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, शायद आगे लिखा हो इसमें। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट में जो है अधिकार होता है दोनों का। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इसमें आता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको तो जैसे एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट का। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ बोल सकते टेली कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट की अगर आपको एग्जांपल दूँ तो ये आपका है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो रूल्स और लॉस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती। वैसा बनाया है अभी, इसलिए इस बात पे लड़ाई भी चल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, 2 गवर्नमेंट अलग अलग रहेगी, सेंटर अलग, स्टेट अलग। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बनी रहेगी। ठीक है, पावर का डिवीजन अच्छा से होगा, पावर जो है जो भी पावर होती है गवर्नमेंट की वो अच्छे से डिवाइड रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सुप्रीम एंड इन रिटर्न फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इंडिया का रिटर्न फॉर्म है, तो रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जाती है कि हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आप उस जो लिखित चीज़ है उसको आप अनफॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो बार बार याद दिलवा जाएगा गवर्नमेंट को कि आपकी मान लीजिए कोई चीज़ अगर पावर से बाहर है तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऐसा नहीं करना। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी,
2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, 2 हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हाउसेस हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा, तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट 2 हाउस होते हैं आपके, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दोनों हाउस किस तरीके से वर्क करते हैं हम देखेंगे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिया गया है, देखिए आ गया आपका यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में देखिए सब्जेक्ट कैसे कैसे 97 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस के इन द यूनियन लिस्ट, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, डिफेंस फोर्सेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवे, ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट्स पे जो है काम करने का अधिकार से यूनियन गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट 62 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट्स ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस लाइक जस्टिस, पुलिस, पुलिस पे जो है काम, पुलिस क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होती है इसलिए स्टेट का ही अधिकार है इस पर। एजुकेशन भी इन्होंने यहाँ डाल दिया, एजुकेशन वैसे यहाँ पर आ गई है, शायद अब चेंज हो गया, कॉन्करेंट में आ चुकी है। एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा इन द स्टेट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, ट्रस्ट, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे दोनों बना सकती हैं लॉ, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। फिर कुछ रेसिडुअरी पावर है जो तीनों लिस्ट में नहीं आती हैं, ऐसी पावर्स पे कुछ भी करने का अधिकार किसको, यूनियन गवर्नमेंट को है। सुप्रीमेसी एंड रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न का हमने आपको समझा दिया थोड़ा सा क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। चले आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, किस तरीके से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन बना हुआ है। आउट ऑफ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सम फीचर्स मेक द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग। इट इज़ अ, तो देखिए ये भी बात लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में, दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिया बनाया गया है, पर ये स्टेट जो है अपने आप से, अपनी खुद की मर्जी से अलग नहीं हो सकते इंडिया से, ठीक है, ये बात भी है। जैसे यूएस में ऐसा है, यूएस में उल्टा चलता है, यूएस में ऐसा है कि सब स्टेट्स को मिलकर यूएस तो बनाया गया है, पर कोई भी स्टेट कभी भी चाहे तो अपना लॉ बना के यूएस जो कंट्री उससे अलग हो सकता है, देखिए ये डिफरेंस है दोनों में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पावर दैट द यूनियन हैज़ बीन गिवन एक्सक्लूसिव पावर ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट को जो है बहुत बड़ी बड़ी पावर दे दी गई हैं, और ऐसा भी दे दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट पे भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए एजुकेशन, और दोनों ने कुछ ना कुछ लॉ बनाया एजुकेशन में, एक बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जो लॉ होगा वो यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ वो प्रिवेल करेगा, मतलब उसी को माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को नहीं माना जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आपको बात वापस बता दूँ कि मतलब एक ऐसा लॉ, मान लीजिए एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसपे एक ही समय पे दोनों ने एक एक लॉ बना दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया और एक स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होगा वही माना जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं माना जाएगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो है पावर थोड़ी ज़्यादा दी गई है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर जो है थोड़ी ज़्यादा दी गई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा पावर इसलिए भी दी गई है ताकि इंडिया में, क्योंकि आप देखते हैं यूनिटी बनी रहे, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई अपने स्टेट्स लड़ने बैठ जाए, कोई स्टेट कुछ बना रहा है, कोई स्टेट कुछ कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है, इसलिए जो है यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर थोड़ी सी कम दी गई है। इन स्पाइट ऑफ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, क्लियर डिवीजन है पावर का कि यूनियन ये काम करेगा, स्टेट ये करेगा, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। तब भी ये ज़रूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है एक कोऑपरेशन बना रहे, दोनों साथ मिलकर काम करें, ठीक है, लोगों की अच्छाई के लिए। There are certain provisions in the constitution through which the union exercises effective control over the states. स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास प्रोविजंस हैं, जैसे कि डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द स्टेट्स फॉलो दिस डायरेक्शंस सच एज सब्जेक्ट्स लाइक नेशनल डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज सम कम अंडर दिस कैटेगरी। तो देखिए होता क्या है, देखा जाए तो पूरा इंडिया जो स्टेट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना देखने में तो कोई एरिया है नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पर रूल करती है, तो पूरा इंडिया बना किससे, अलग अलग स्टेट से। तो अगर कुछ भी काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान लीजिए किसी की ज़मीन दिलवानी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ज़मीन तो किसी स्टेट के अंदर ही आएगी, या मान लीजिए किसी और फॉरेन कंट्री को वादा किया गया है कि भैया आपको हम जो है ज़मीन देंगे या फैक्ट्री खुलवा के देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो किसी स्टेट में ही खुलवा के देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने काम करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, यानी कि ऑर्डर देती है, और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर निभाने ही पड़ते हैं। एंट्रस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट्स टू द स्टेट्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में आया करते थे उनको वापस से कहाँ डाल दिया है, यूनियन लिस्ट में डाल दिया है। ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया, सर्टन सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज, कुछ सर्विस होती है जो कि ऑल इंडिया होती हैं, जैसे कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। सिलेक्शन टू दिस सर्विसेज इज मेड बाय यूपीएससी सिलेक्शन करवाती है सर्विसेज में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये।
The service conditions of these services are decided by the central government. Besides serving in their respective states, these officers serve in the center from time to time. तो ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं IAS और IPS जो अपने स्टार्टिंग के करियर में स्टेट के लिए काम करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो अपने प्रमोशन होने के बाद जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं टाइम टू टाइम। फाइनेंशियल असिस्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारा ग्रांट देती है, बहुत सारा जो है पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो अपना काम करती रहे आगे। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की भी काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और वो किसी भी स्टेट के लॉ को चेंज भी कर सकती है चाहे तो, ठीक है। स्टेट की पॉवर्टी को बढ़ाना घटाना ये सब भी पार्लियामेंट के हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में नहीं। मेक लॉस और सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा, मतलब कुछ केसेस होते हैं, कुछ केस ऐसे हैं जब एक स्टेट लिस्ट के वर्क में, एक काम में भी या किसी स्टेट लिस्ट की पावर को यूनियन गवर्नमेंट भी कर सके, तो ऐसे ऐसे किस किस केस में होता है ऐसा? ए, इन केसेस वेयर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पे के सब्जेक्ट्स जो भी हमने देखे, एजुकेशन देखा, थोड़ा सा एग्रीकल्चर देखा, सोशल जस्टिस देखा, पुलिस देखा, तो इन सब सब्जेक्ट्स पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स पे कोई भी लॉ नहीं बना सकती। बट कुछ केसेस ऐसे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब इन सब्जेक्ट्स पे भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कब कब? पहला केस है कि जब राज्यसभा, जो एक पार्लियामेंट का एक पार्ट है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जब वो डिक्लेयर कर दे कि एक स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पुलिस, ये पुलिस जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का एक सब्जेक्ट है, मतलब ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार हो जाता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी में तो वैसे भी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, देखिए जब प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, और जो रूल है वो कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है स्टेट के ऊपर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी लॉ को बना सकती है किस पे, स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट पे। बट फिर क्या होता है, जब नहीं आती है स्टेट गवर्नमेंट, तब वो जो लॉ बनाए गए होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, वो हटते नहीं है, वो लॉ आगे प्रिवेल करते हैं। इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ पासेस रिजोल्यूशन दैट पार्लियामेंट शुड इनेक्ट अ लॉ ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर खुद स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया आप हमारे किसी एक सब्जेक्ट पे लॉ पास करो, हम नहीं कर सकते इस पर, आप कर लीजिए, अच्छा आप करेंगे, तो मतलब खुद स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, मदद मांग रही है एक तरीके से, ठीक है, तो इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट की किसी लिस्ट पर। नाउ वी विल सी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है इसके 3 हाथ पैर बोल सकते हैं आप, या आप 3 ऑर्गन्स बोल सकते हैं, जो भी बोले। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं, और जुडिशरी इस लॉ को देखते हैं कि भैया लॉ जो है सही से फुलफिल हुआ, फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इंडिया में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही हैं, मतलब जो है पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के सारे लोग मिलकर जो लॉ बनाते हैं, तो सारे क्या होगा, लेजिस्लेचर हो गए। फिर उन सारे के सारे लोगों में से कुछ कुछ होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, ये मिनिस्टर पावर का, या एग्रीकल्चर का, या टेलीकम्युनिकेशन का, या फाइनेंस मिनिस्टर, उन सब मिनिस्टर्स को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। तो वो मिनिस्टर देखा जाए तो है तो वो पार्ट लेजिस्लेचर का भी, मतलब जब वो लॉ बन रहा होता है तब वो लोग भी वहाँ बैठे होते हैं, पर ये कि जब लॉ बन जाता है कुछ या उनको फॉलो करने की बात आती है, तब वो फॉलो करते हैं मिनिस्टर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो इंडिया में जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों ही जो है एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। पर ये जुडिशरी जो ये बिल्कुल अलग है आपका, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग हैं। तो क्या कि इससे क्या होगा कि कोई भी अगर गलती कर रही है गवर्नमेंट, या कोई भी अगर गवर्नमेंट गलत काम करना जा रही है, तो जुडिशरी को इतनी पावर दी गई है ताकि उसको रोक सके। हम देखेंगे कि इसकी पावर आगे। तो लेजिस्लेचर की क्या क्या पावर होती है, लेजिस्लेचर हमारे इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस डिवाइडेड है। लोअर हाउस है आपका लोकसभा पार्लियामेंट में, और अपर हाउस है राज्यसभा, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो काम होता क्या है लेजिस्लेचर का, फ्रेमिंग लॉ, कानून बनाना, अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पुराना लॉ जो है उसको चेंज करना, ठीक है, या उसको हटा देना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, द लेजिस्लेचर आल्सो डिस्चार्जेस द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है वो काम देता है करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को, और एग्जीक्यूटिव जो है फिर उसको जवाबदेही होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया, एग्जीक्यूटिव्स ने वो लॉ ढंग से फुलफिल नहीं किया, तो फिर पार्लियामेंट में जो है सवाल जवाब होते हैं कि भैया आपने क्यों नहीं किया, आपको पैसा भी दिया गया था, आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लेजिस्लेचर जो है रिस्पॉन्सिबल बना के रखता है इसको, एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है। आपने शायद सुना भी हो नाम, या कभी आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी हो पार्लियामेंट की या लोकसभा की,
तो उसमें मिनिस्टर से सवाल जवाब किए जाते हैं, ठीक है, दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा कि ये जो हमने लॉ बनाया था इसके लिए पैसा भी दिया था, आपने इसमें क्या क्या काम किया, ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस का पूरा पावर जो लेजिस्लेचर के हाथ में होता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि पैसा भी दिया आपको, तो पैसा दिया तो मतलब कौन देगा, लेजिस्लेचर ही देगा, ठीक है, ये जो बिल पास करवाए जाते हैं, ठीक है, मेन तो पैसा ही होगा, तभी तो काम होगा किसी प्रोग्राम या पॉलिसी पर। आगे क्या है, डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन दी हाउस, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट के उन पर डिस्कशन भी जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा ही होता है हाउस में, हाउस यानी पार्लियामेंट में। जुडिशल फंक्शंस, कुछ जुडिशल फंक्शंस भी होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि प्रेसिडेंट को निकालना, ठीक है, प्रेसिडेंट को निकालना या वाइस प्रेसिडेंट को निकालना, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, अगर पार्लियामेंट के सारे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है 2/3 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी कि भैया प्रेसिडेंट को निकालो, तो प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, इम्पीच हो जाता है, इम्पीच मतलब निकाल दिया जाता है प्रेसिडेंट को, अगर 2/3 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी। ये भी हाल ही फिलहाल ही यूएस में भी हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दिया गया था, जहाँ पर वहाँ पर चलता है 3/4, मतलब 75% लोग जो हैं, अगर वहाँ की पार्लियामेंट के 75% लोगों ने बोल दिया था कि ट्रंप को निकालो, तो निकाल दिया गया था, ठीक है। वर्क रिलेटेड टू इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड वर्क भी वही करती है। कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, देखिए फॉरेन पॉलिसी यानी फॉरेन की कंट्री के साथ कोई भी पॉलिसी बनाना, रिलेशन बनाना, ये सब काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। इंडियन पार्लियामेंट, थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, क्या क्या करता है। तो इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट हाउसेस। एक है आपका लोकसभा, जैसे कि नाम है इसका, हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का हाउस, ठीक है, हम सब लोग जो हैं वो सब मिलकर इसमें वोटिंग देते हैं, ठीक है, लोकसभा के लोगों को, और जिनको हम चुनते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि यहाँ बोल सकते हो उसको लोकसभा सांसद हिंदी में, ठीक है। तो जैसे कि नाम है इसका, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का हाउस। और एक है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स का काउंसिल है, इसमें हम लोग वोट नहीं देते, इसमें स्टेट गवर्नमेंट या एमएलएस वो लोग वोट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काम किसके लिए करती है, स्टेट के लिए काम करती है, और लोकसभा लोगों के लिए काम करती है इंडिया के। हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं, कितने, 545 मेंबर्स आर मैक्सिमम। इंडिया कह रहा हूँ, एमपी में जो अगर आपको पता करना हो, एमपी में हमारी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो देयर आर 29 सीट्स, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आई थिंक, हाँ ये लिखा हुआ 29 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सीट जो है 545 जो मैक्सिमम है, अभी जैसे आई थिंक 545 ही चल रही है आई थिंक, ठीक है। तो 545 सीट्स जो बड़ी होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है, हाँ, मतलब जहाँ जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से बड़ी होंगी। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है इंडिया की, देयर इज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन यूपी, तो यूपी में जो है लोकसभा की 70 सीट्स हैं अभी। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो है सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। इस तरीके से पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइडेड है। एमपी पॉपुलेशन ठीक है, दैट्स वाई एमपी हैज़ 29 सीट्स, ठीक है, मतलब पूरे एमपी को या पूरे एक स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, और एक पार्ट से एक इंसान सिलेक्ट होकर आता है, इस तरीके से जिसकी भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसकी पार्टी जीत जाएगी लोकसभा में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, तो कि 5 साल के लिए कोई भी आता है सिलेक्ट होकर, 5 ईयर्स का उसका टर्म होता है, ठीक है। उससे पहले भी चाहे तो वो अपनी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, यानी हटा सकता है चाहे तो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एज दी हेड ऑफ लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर हट जाता है या प्राइम मिनिस्टर खुद डिसमिस कर देता है अपनी लोकसभा को या मिनिस्टर्स को, तो पूरी लोकसभा हट जाती है, वापस इलेक्शन होते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर जो होता है वो हेड होता है, ठीक है, मतलब जब पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट में सबसे ऊपर जो एक सीट होती है वहाँ पर स्पीकर बैठता है। स्पीकर का काम होता है, देखो क्या क्या काम करता है स्पीकर, टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एट, ठीक है, जो हाउस की सिटिंग हो रही है, जो पार्लियामेंट चल रही है उसको प्रिसाइड करना, उसको मतलब उसमें हेड बनना, ठीक है, मतलब वो पूरी मीटिंग कराने का काम उसी का होता है कि मीटिंग सही ढंग से चले, कोई अपना रूल्स फॉलो नहीं कर रहा उसको करवाना। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कई बार आपने अगर वीडियो देखी हो कुछ लोकसभा की या राज्यसभा की, तो बहुत लड़ाई करते हैं लोग, बहुत चिल्ला चोट मचाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के जो स्पीकर का जो होते हैं, स्पीकर के पास पावर होती है कि वो उस इंसान को उठा के बाहर निकाल दे, ठीक है, यहाँ हाउस को जो है स्थगित कर दे, बंद कर दे, बोले कल आओ भैया कल बात करेंगे, ठीक है, लिखा भी हुआ देखिए आगे। तो इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन दी हाउस, टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ दी हाउस ऑफ पीपल, कमेटी बनाने का काम भी यही करते हैं, अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं। टू अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट इन दी हाउस, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने का टाइम भी यही बताते हैं, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन चले जा रहा है, कब ख़त्म करना है कब स्टार्ट करना है वो सब काम होता है स्पीकर का। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस, तो पार्लियामेंट का या हाउस का एक जो है डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, ठीक है, जब स्पीकर नहीं बैठा होता तो डेप्यूटी स्पीकर को बिठाते हैं ये लोग लोकसभा में। पावर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के वैसे देखा जाए तो बहुत पावर है, क्योंकि ये लोगों की सभा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए काम करती है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका पावर है फाइनेंशियल पावर। देखिए जो राज्यसभा है उसके पास यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है,
ठीक है, कि सारी की सारी फाइनेंशियल पावर, यानी किसी को पैसा देना है, कभी टैक्स के रेट बढ़ाने हैं, टैक्स के रेट कम करने हैं, या किसी से पैसा लेना है, किसी और कंट्री से ग्रांट लेने हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा देना है, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? आपके लोकसभा के, हाउस ऑफ पीपल के। काउंसिल ऑफ स्टेट ये इस चीज़ों के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकती। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है किसका? लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा का इसका कंट्रोल नहीं होता। अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने के लिए पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? लोकसभा के हाथ में। राज्यसभा के हाथ में इतनी पावर नहीं होती। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी जो हैं, देखिए होता क्या है, ये थोड़ा सा एक इनडायरेक्टली पॉइंट है, क्योंकि होता कैसा, मान लीजिए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए जो है दोनों हाउसेज आपके, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मेंबर जो हैं वोटिंग करते हैं। बट होता क्या है, लोकसभा के सारे मेंबर अगर आप देखो तो मैक्सिमम उसमें मेंबर कितने हैं? 545, ठीक है, और राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं अराउंड 250। तो मान लीजिए अगर सारे के सारे लोग राज्यसभा के एक इंसान को वोट दे रहे हैं और सारे के सारे इंसान जो है लोकसभा के वो एक को वोट दे रहे हैं, कौन जीतेगा? स्पेशली लोकसभा वाला जीतेगा, क्योंकि लोकसभा में लोग ज़्यादा है। इसीलिए बोला जाता है कि लोकसभा के पास पावर होती है किसको सिलेक्ट करने की, प्रेसिडेंट को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, क्योंकि दोनों हाउस के मिलकर वोट होते हैं, और दोनों हाउस में देखा जाए तो लगभग डबल से भी ज़्यादा संख्या किसकी? लोकसभा के लोगों की। राज्यसभा में इतने लोग ही नहीं है, ठीक है, राज्यसभा में लोग की स्थिति जो वो होती है, मेंबरशिप वो कम होती है। मिसलिनियस फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो नहीं लिखे जाते हैं कहीं पर। जैसे देखा जाए तो लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को निकालने का प्रस्ताव, यानी प्रेसिडेंट को निकालना है तो उसके लिए बातचीत भी लोकसभा में चालू होती है, ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इट कैन डिस्कस द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का भी काम जो है वो लोकसभा के हाथ में होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर लोकसभा टू कन्फर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम, ठीक है, जो इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट उसको भी जो है पास करने का काम जो लोकसभा का होता है। अगर इसको ख़त्म करनी है इमरजेंसी तो ख़त्म भी कौन कर सकता है? लोकसभा ही ओनली। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों की सभा, राज्यों के लिए काम करती है, लोगों के लिए नहीं, ठीक है। जैसे कि इसमें मेंबरशिप देखा जाए तो मैक्सिमम देयर कैन बी 250 पीपल, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। अभी आउट ऑफ दिस 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिस स्टेट्स, तो 238 लोगों को जो है सिलेक्ट करते हैं बाकी स्टेट्स मिलकर, जो स्टेट्स में हमारे एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो सब लोग वोटिंग करके इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, क्योंकि राज्यसभा लोगों के लिए लॉ नहीं बनाती, ये बनाती है लॉ अलग अलग राज्यों के लिए, ठीक है, राज्यों के लिए काम करती है ये, राज्य के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। राज्यसभा बनाया भी इसलिए गया था ताकि कभी ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा जो है कुछ भी करे जाए जिससे राज्यों को जो है इंडिया के स्टेट्स को दिक्कत जाए, इसलिए राज्यों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके अच्छी वेलफेयर के लिए राज्यसभा बनाई गई। बाकी जो 12 मेंबर होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। वो ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया में बहुत फेमस होते हैं किसी फील्ड में, लिटरेचर में, आर्ट और कल्चर में, जैसे कि आप सुना होगा सचिन तेंदुलकर भी जो थे, सचिन को भी बनाया गया था राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। सचिन ने भी बहुत टाइम तक जो राज्यसभा के मेंबर रहे, सचिन तेंदुलकर, ठीक, गए नहीं, वो बात अलग है। थोड़ा मेरा गला भी ऐसा हो जाता है बोल बोल के, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अगर आपको भर्ती होना है या जाना है तो यू शुड बी 30 ईयर्स ओल्ड एंड शुड बी अ इंडियन, और लोकसभा के लिए यू शुड बी ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अलग अलग ऑफिस होता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का अलग है, प्रेसिडेंट का अलग है ऑफिस, ठीक है, इस तरीके से वर्क करते हैं। पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की क्या क्या पावर है, जैसे कि देखा जाए तो पावर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, कि किसी भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, चाहे तो राज्यसभा भी, एक्सेप्ट मनी बिल, जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि फाइनेंशियल मैटर में किसके पास पावर होती है, लोकसभा के पास, ना कि राज्यसभा के पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैटर में कोई पावर नहीं होती है, बस फाइनेंशियल मैटर का कोई बिल अगर आता है उनके पास तो उनको 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ता है। देखिए काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई लॉ बनाना है, तो मान लीजिए किसी भी हाउस ने, ना तो लोकसभा राज्यसभा ने कोई लॉ बनाया, मान लीजिए लोकसभा ने बनाया, तो लोकसभा के सारे मेंबर्स ने वोटिंग करी, वोटिंग करने के बाद उसमें साइन वाइन करके जो है उसको भेज दिया कहाँ पर, राज्यसभा में। फिर उस लॉ के ऊपर या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वोटिंग होगी राज्यसभा में, राज्यसभा के सारे लोगों ने अगर उसको पास कर दिया तो ठीक है, अगर पास नहीं किया तो फिर से जाएगा लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा के लोगों को उसको फिर से पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोकसभा ने फिर से पास कर दिया तो फिर से जाएगा राज्यसभा में पास होने के लिए, और इस बार राज्यसभा को इसको पास करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये होता है ऑर्डिनरी बिल, यानी कोई नॉर्मल बिल है तो, ठीक है।
अगर कोई मनी बिल है, यानी कि ऐसा बिल है जिसमें फाइनेंशियल मैटर की बात हो रही है, मनी बिल है, ये मनी बिल डिसाइड कौन करता है? स्पीकर डिसाइड करता है इसको, कि स्पीकर के हाथ पावर होती है किसी भी बिल को बोलने की कि हाँ ये मनी बिल है। तो मनी बिल में क्या होता है, मान लीजिए मनी बिल गया लोकसभा में, पास करवाया गया, लोकसभा के लोगों ने इसको पास कर दिया, फिर ये पास होने के बाद जाकर राज्यसभा में, और राज्यसभा को में इसको कोई ऑप्शन नहीं होता है, इनको 14 डेज़ के अंदर इसको पास करना ही पड़ता है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 14 डेज़ में उन्होंने पास नहीं किया तो ये अपने आप इसको माना जाएगा कि पास हो गया, ठीक है। मतलब 14 डे में अगर इन्होंने नहीं भेजा साइन वाइन करके, तो मान लेंगे लोकसभा वाले कि हाँ भैया तो पास हो गया, और फिर इसको जो है भेज देंगे, इसको प्रेसिडेंट को भेज देंगे, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये जो है बिल बन जाएगा, ये लॉ बन जाएगा इंडिया में, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती है पूरी मशीनरी, ठीक है। आगे हम देखें अगर प्रोसीजर, तो पूरा प्रोसीजर में देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने पूरा आपको समझा दिया। देखा जाए तो फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, कोई भी बिल आता है, बिल यानी लॉ बनने के लिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है यार, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, इसलिए मैंने आपको फटाफट से समझा दिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या अंतर होता है, किस तरीके से बिल पास होते हैं। तो देखो होता क्या है, फर्स्ट रीडिंग ली जाती है, जैसे मान लो कि बिल आया, बिल यानी कि अभी वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसको पास नहीं किया गया है, पास करने के बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग होती है, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का मेन काम क्या है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, मान लीजिए एक लॉ आया या एक बिल आया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना है गवर्नमेंट की, ठीक है। उज्ज्वला योजना में सबको फ्री में गैस बांटेंगे। तो पहली रीडिंग में क्या करते हैं ये लोग, जो बस ये पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि इसकी स्कीम क्या है, क्या क्या इसके अंदर होगा, ठीक है। मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जाता है इसको, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने जो है किसी बुक का सिर्फ आपने टॉपिक पढ़ ली, क्या क्या इसके अंदर होंगे, ये होती है फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो होती है इसकी डिटेल्स, ठीक है, डिटेल स्टडिंग होती है, एक एक डिटेल्स के अंदर इसमें वोटिंग होती है। जैसे कि माना जाए तो उज्ज्वला योजना में एक टॉपिक ऐसा था कि हम लोग जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचाएंगे, तो इसका एक पॉइंट था। तो उसके बाद जो सेकंड रीडिंग में क्या होता है, एक एक पॉइंट पे जो है वोटिंग होती है, एक एक पॉइंट पे वोटिंग होती है कि ये पॉइंट पे वोटिंग होगी, फिर इस पॉइंट पे वोटिंग होगी, जिसमें वोटिंग पे मेजॉरिटी लोग मान जाएंगे उस पॉइंट को रख लेंगे इस बिल के अंदर, जिसमें नहीं मानेंगे उस पॉइंट को हटा देंगे बिल के अंदर, ठीक है। फिर जो है ये पास वास करके थोड़ा बहुत ये बिल जो है भेजा जाता है, किसको, कमेटी को भेजा जाता है, ठीक। कमेटी को भेजा इसलिए जाता है ताकि कमेटी जो इस पर थोड़ा देख ले, कर ले कि यार कुछ इसमें गलतियाँ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, तो एक्सपर्टीज़ नहीं होते, तो एक्सपर्ट्स को दिया जाता है बिल फिर थोड़ा सा करने के लिए, डिबेट करने के लिए। फिर जो है ये लोग अपना सोच विचार करके थोड़ा बहुत जो है एडवाइस देते हैं, ठीक है। अगर एडवाइस को मानना ना मानना किसके ऊपर है, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, रिपोर्ट होती है फिर इसकी। फिर आती है थर्ड स्टेज में क्या होता है, क्या क्या हमने चेंजेस करे इस बिल में, चेंज करने के बाद जो बिल बन जाता है एंड में, फिर उस पर एक साथ वोटिंग होती है कि बिल को पास करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मतलब पूरे चेंज वेंज करने के बाद, सारे पॉइंट्स हटाने के बाद, कुछ रखने के बाद, कमेटी ने कुछ बोला उसको रखना है हटाने के बाद, ठीक है। एंड में जो वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद अगर ये बिल पास हो गया लोकसभा में, फिर इसको भेजते सेकंड हाउस में, मान लीजिए राज्यसभा में भेज दिया। अगर ये राज्यसभा में भी पास हो गया तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को पास करने के बाद ये इसको गवर्नमेंट के गैजेट में जो है, यानी एक जो होता है गवर्नमेंट का गैजेट होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि आज से लॉ हो गया, ठीक है। इस तरीके से बिल पास होते हैं। मनी बिल की हमने बात कर ली, मनी बिल की में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन से इंडिया में, एग्जीक्यूटिव्स इंडिया में आपके सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए यू शुड बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, यू शुड हैव टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपको मेंबर होना कंपलसरी तो नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, यू शुड हैव क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। यू शुड बी नॉट ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में या गवर्नमेंट के किसी भी काम में जो है आपको हेड नहीं बनना, या गवर्नमेंट के किसी प्रॉफिट में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको फिर हटा दिया जाएगा प्रेसिडेंट की पोस्ट से। पावर और प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आर ऑफ टू टाइप्स। प्रेसिडेंट के पास दो तरह की पावर होती है, एक होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मतलब सब कुछ आराम चल रहा है, पीस है कंट्री में, तब पावर अलग होती है, और अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, जब इमरजेंसी लगी है, स्टेट कंट्री में वॉर चल रहा है तब, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट सबसे बड़ी पावर होती है प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, ठीक है। मतलब अपॉइंट करना का मतलब होता है, मान लीजिए इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद जो है हमने देखा कि मोदी जी को इलेक्शन में वोट सबसे ज़्यादा मिले, तो बस शपथ दिलवाना उनको बोलना कि भैया ठीक है पूरे देश के सामने कि हाँ भैया ये आज से प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, तो बस ये सब काम जो होता है प्रेसिडेंट का होता है। वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, जितनी भी कमेटी होती है जैसे कि अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के मेंबर्स, और जो बाकी जितने भी ऑफिस होते हैं पार्लियामेंट के काम करने वाले, उन सब के मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। लेजिस्लेटिव पावर,
ठीक है, पार्लियामेंट के किसी सेशन को जो है बंद करवाना, उसको चालू करवाना। अगर पार्लियामेंट बहुत दिन से नहीं आई है अपने काम करने पे तो पार्लियामेंट को बुलाना काम करने के लिए। राज्यसभा के 12 मेंबर जो सिलेक्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करना, किसी बिल को जो साइन करके पास करना। फाइनेंशियल पावर यानी कि जो बजट आता है गवर्नमेंट का उस पर साइन करने का काम होता है बस, और कुछ भी नहीं। जुडिशल पावर में ये होता है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट भी यही करते हैं। आर्म फोर्सेस से सुप्रीम भी यही होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम ऑफ द आर्म फोर्सेस। तभी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 26 जनवरी के दिन से प्रेसिडेंट भी सैल्यूट कर रहे थे उनको, आर्म फोर्स को, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पावर्स में भी ऐसा होता है कि जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, ठीक, गवर्नर और स्टेट के जो हेड होता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट। स्टेट के सारे गवर्नर से कुछ भी काम करवा सकता है चाहे तो प्रेसिडेंट। एमरजेंसी पावर, तो एमरजेंसी में तो सारी की सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में ही चली जाती है। प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट के किसी भी रूल में सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है चाहे तो। ठीक है, बाद में चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ को हटा भी दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या होती है? सबसे बड़ी पावर है उसकी दैट ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का लीडर होता है। ठीक है, सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम कराने का काम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट बनाने का काम कि हमको जो है पूरे लेजिस्लेचर में से, पूरे पार्लियामेंट में से किस किस इंसान को जो है मिनिस्टर बनाना है, वो ताकत होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, शपथ दिलवाते हैं इसको, फिर प्रेसिडेंट दिलवाते हैं शपथ, पर सिलेक्ट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रहा था, मिनिस्टर्स को निकालने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, किसी को अपॉइंट करने का काम, जैसे मान लीजिए किसी को अपॉइंट करेगा तो प्रेसिडेंट, पर वो तभी अपॉइंट करेगा जब उसके नाम के लिए हाँ बोलेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो होता ऐसा है कि प्रेसिडेंट सब कुछ करता है, प्रेसिडेंट ने दिखता है वो ये करता हुआ, पर इसको सब कुछ बोलने का काम कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये मत करो, पूरे का पूरा काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी बात के लिए मना कर दिया तो प्रेसिडेंट वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इमरजेंसी नहीं लगी है तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज अ स्मॉल बट इफेक्टिव पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे इफेक्टिव पार्ट होता है कैबिनेट, क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े मुद्दों पे तो काम इन्हीं को करना होता है। कैबिनेट में कौन कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ द रियल हेड, रियल पावर, बात कर ली हमने इस पर पहले भी। स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है, सारी की सारी पावर उसके हाथ में होती हैं। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, कुछ भी काम करना, कुछ भी काम नहीं करना। पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी की सारी पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके ही सारी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, ये लोग बनाएंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, इसको निभाते भी फिर यही लोग हैं। मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस का जैसे हमने पहले ही बात की, लोकसभा में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और सारी की सारी पावर फाइनेंस की लोकसभा के पास ही है। एडवाइस टू द प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस देना कि आप ये करो, आप ये मत करो, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गन है जुडिशरी के बारे में चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, जुडिशरी से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग कर लेंगे, जुडिशरी एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जुडिशरी का आप चाहे तो यहाँ वीडियो पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं इस वीडियो में भी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जा रही है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम जुडिशरी, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इज अ लास्ट चैप्टर। ठीक है, अभी काफ़ी सारे इसमें पेजेस बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप दूसरी वीडियो बनाने से पहले ही बता दीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैप्टर पे दूसरी वीडियो बनाऊँ तब मैं आपके कुछ डाउट जो यहाँ से हो रहे हों उसको भी क्लियर कर दूँ उसके स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा अगले हफ्ते तक। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू।